ये अपने सेकेंड यूनिट का बिगिनिंग कर रहे हैं। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया। तो इंडिया में अकाउंट डेवलप कैसे हुआ उसके बारे में ये है। तो देखें, पहले एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग हैज ऑलवेज कंसिडर द इशू ऑफ पब्लिक फाइनेंस टू बी ऑफ प्राइम इंपोर्टेंस। अंडरलाइन करो एमसीक्यू पहला। इन्होंने पब्लिक फाइनेंस को सबसे ज्यादा ध्यान दिया। उसमें महाभारत हो या मनुस्मृति हो, अर्थशास्त्र हो, पेज नंबर 5 पे ये, या शुक्र नीति सार हो, सब में किस तरह से ट्रेजरी यानी खजाना भरा जाए, यानी कोष जिसको बोला जाता है उसको बढ़ाया जाए, उसके बारे में बताया गया था। विच इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द सेवन ऑर्गन। ये आगे भी अपने सीख चुके हैं। इसको यानी सप्तांग बोलते हैं। सर, फोन बन गया। ओके, दिस treatise, ये आर्टिकल्स डिस्कस द मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन along with describing the modes of taxation with specifications for levying normal and additional taxes in different conditions and for different categories of citizenry। यानी हर जगह पे आपको टैक्स कैसे लगाना उसके बारे में मेन बताया गया। कारण कि जब तक राजा का खजाना भरा नहीं होगा तब तक राजा प्रजा के लिए काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए पब्लिक फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज क्रूशियल एंड इनएस्केपेबल। जिससे कभी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता उसको इनएस्केपेबल बोला जाता है, जिससे छटक नहीं सकते उसको इनएस्केपेबल बोला जाता है। एंड दिस वर रियलाइज बाय द ऑथर्स ऑफ मनुस्मृति, अर्थशास्त्र एंड शुक्र नीति सार। तो एक तो मनु, दूसरा कौटिल्य, तीसरा शुक्र। अबे ने लोग आजकल ऐसा बोलते, ध्यान देना, ये जो आरएसएस है ना उसको ऐसा बोलते हैं ये लोग मनुवादी लोग हैं। यानी मनुवाद का मतलब क्या कि मनु ने जो बोला था उसके ऊपर बिलीव करने वाले हैं। याद रखो, ये जो उस जमाने में उसने क्या बोला था, कास्ट सिस्टम को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने का बोला था कि राजा का जो काम है वो राजा ही करेगा, ब्राह्मण का जो काम है वो ब्राह्मणच करेगा, शूद्र और वैश्य का काम जो है ना वो वही करेगा। यानी उसमें कास्टिज्म को बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। यानी ब्राह्मण को क्या काम करना चाहिए और बाकी सारी प्रजा को ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, ये सब बताया गया था। तो उस जमाने में शायद ये चलता हो, लेकिन आज के जमाने में जब सोसाइटी इतनी मिंगल्ड अप यानी इतनी ज्यादा मिक्सअप हो गई है, वहां पे ये सारी बातें बहुत गलत मानी जाती है। इसलिए आरएसएस के ऊपर हमेशा ये इल्जाम लगता है कि वो मनुवाद के अंदर मानते हैं। बराबर ऐसा है कि नहीं वो अपने नहीं जानते, इसमें आपने पढ़ना भी नहीं है। as the life breath of the state as much as it now accepted by the modern state। ये सिर्फ अपने ध्यान रखना है कि राजा किसके बारे में ध्यान देगा, सबसे पहले ट्रेजरी खजाना भरने के ऊपर वो ध्यान देगा। और वो राज एंशियंट इंडिया में वो वेलफेयर स्टेट था जो डाक किया है ना, देखो, द स्टेट इन एंशियंट इंडिया वाज अ वेलफेयर स्टेट, उसको अंडरलाइन करो। और ये इसको प्राइवी पर्स बोला जाता था, प्राइवी पर्स अंडरलाइन करना। प्राइवी पर्स यानी स्टेट का खजाना उसको बोला जाता था। यानी जो भी खजाना है ना राजा का, वो राजा का अकेले का नहीं है, वो पूरे राज्य का खजाना है। और वर मोबिलाइज एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स, और इसको कहाँ पे यूज करते थे, मोबिलाइज मतलब डायरेक्ट करना, उसको भेजना, किसी जगह पे भेजना, उसको मोबिलाइज बोला जाता है। और हम मोबिलाइज करते थे किसके लिए, प्रजा के कल्याण के लिए उसको मोबिलाइज करते थे। Thus, the economic organization of ancient India had been a rational and practical synthesis between the realist and idealist views of life and pattern। लिविंग पैटर्न है, आर के बाद एन भी आएगा। लिविंग पैटर्न नीचे लास्ट लाइन, लिविंग पैटर्न आर एन बेस्ड ऑन धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। याद हो तो 11th स्टैंडर्ड में पहले पेज पे लास्ट ये वर्ड था। ये चार चीजें, एक तो धर्म, सबसे पहले इंसान की पहचान, धर्म का मतलब राइटियसनेस होता है। धर्म का मतलब रिलीजियन नहीं होता जिसको तुम फॉलो करते हो। धर्म का मतलब सही और गलत का फासला, वो हो गया। बराबर ने।
और उसके बाद में अर्थ। अर्थ यानी पैसा कैसे कमाया जाता है। काम यानी जितने भी पैसे कमाए उससे अपनी इच्छाओं को पूरी करना। और मोक्ष यानी लास्ट में परमात्मा से मिल जाना। ये मोक्ष हो गया। बराबर नहीं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, देख सकते हो दो दो चीजें ऐसी है नहीं को जो धर्म के साथ रिलेटेड है। मोक्ष के लिए धर्म होता है। अभी का धर्म मोक्ष के लिए है। उस जमाने का धर्म सही गलत का फासला बताता था। सबका धर्म एक ही होता था पूरे कंट्री के अंदर। The fundamental principle of taxation in ancient India, however, as depicted in all these works, was overwhelmingly righteous। बोला ना, धर्म के बारे में ज्यादा बात करते थे। और राइटियसनेस को क्या बोलते थे, मैं अभी बता रहा था। धर्म यानी सही गलत को डिफरेंशिएट करना, सही गलत का फासला देना, उसको राइटियसनेस बोला जाता है। सारा नरसानुभान के यानी साचा खोटानु भान। द लॉर्ड क्रिएटेड धर्म, क्या बोला गया, ऊपर वाले ने बता दिया कि ये सही है ये गलत है। फॉर द एडवांसमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द क्रिएचर्स, वो सबके लिए बताया, जितने भी जानवर है सबके लिए ये बताया गया है। फॉर दिस रीजन अ किंग शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ धर्मा फॉर बेनिफिटिंग हिज सब्जेक्ट्स, यानी सब्जेक्ट यानी अपनी प्रजा के लिए राजा को काम करना है। जो राजा अपनी प्रजा के लिए काम नहीं करता वो राजा राजा ही नहीं गिना जाएगा। समझे। द ऑथर ऑफ महाभारत हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल एंड थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ द टैक्स सिस्टम। तो टैक्स सिस्टम को बताया किसने, महाभारत के अंदर क्या बताया, फिलोसॉफिकल। और थियोरेटिकल मतलब, याद रखो थियोरेटिकल मतलब के वो लिखना, जिसके बेस के ऊपर पूरा फाउंडेशन, पूरे धर्म का फाउंडेशन बनेगा, पूरे इकोनॉमी का फाउंडेशन बनेगा। अब यहाँ से अपना जो शुरू होता है ना वो यहाँ से, चैप्टर मेन शुरू यहाँ से होता है। जो ऊपर पढ़ चुके वो सब कहीं ना कहीं पे यहाँ से शुरू होगा। अपने देखे पहले महाभारत, लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ टैक्सेशन। The author of Mahabharata, with a view to giving logical background to the foundation of taxation, makes it evidently clear। एविडेंटली यानी प्रमाणभूत करे छे। एविडेंटली क्लियर यानी प्रमाणभूत करूं मतलब उसको प्रूफ के साथ में बताया गया है कि टैक्स इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू कॉजिंग फियर अमोंग द सिटीजन्स। टैक्स से लोगों को डर नहीं लगना चाहिए। टैक्स के कारण लोग डरने नहीं चाहिए कि टैक्स अगर वसूल किया जाएगा तो उसमें आपके ऊपर जबरदस्ती की जाएगी। स्नैचिंग मनी, स्नैचिंग यानी छीन लेना। स्नैचिंग यानी छीन लेना, पैसे छीन लेना फ्रॉम द रिच। और नॉट गिविंग द ड्यू टू समवन, और किसी को उसका हक नहीं देना, ड्यू यानी हक उसका नहीं देना। Rather, it is only a prerequisite or a precondition of system formulation, people protection and safe environment creation by the state। जो पूरा एनवायरमेंट है ना, जो राजा बनाता है वो सेफ एनवायरमेंट बनना चाहिए। डर का माहौल नहीं क्रिएट होना चाहिए। किसी को इस बात का डर नहीं लगना चाहिए कि मेरा पैसा छीन लिया जाएगा, या किसी को ऐसा डर नहीं लगना चाहिए कि मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा। तो राजा सबसे पहले तो डर और टैक्स दोनों को अलग करे। जिसको टैक्स भरना है उसको डर का माहौल वहां पे नहीं क्रिएट होना चाहिए। फिर द किंग इज एक्सपेक्टेड टू रेगुलरली अटेम्प्ट टू कीप हिज ट्रेजरी फुल एंड रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब बाजू में लिखा है रिफिल, यानी वापस भरना। खजाना ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा भरा रहेगा, उसमें से यूज भी होगा। तो पहले तो उसको फुल करो, और उसके बाद में अगर जरूरत पड़े ने तो उसको रिफिल भी करना है, क्योंकि जो खर्चा किया उस खर्चे को, उसको रिफिल भी करना है आपको। एंड ही मस्ट बी लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू में, ध्यान दे। यमराज की तरह रहना है जब जस्टिस करो तो। जब न्याय दो तो राजा यमराज की तरह रहेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। एंड लाइक कुबेरा, और कुबेर भगवान की तरह रहेगा जब वो लोगों से पैसा कलेक्ट करेगा। यानी कुबेर का खजाना कभी खुटता नहीं है, कभी कम नहीं होता है, ऐसे ही राजा का खजाना कभी कम नहीं होना चाहिए। He should constantly keep in view all the important aspects of the growth and loss of income। कहाँ से ग्रोथ होगी यानी पैसा कहाँ से आ सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है, उस पे ध्यान देना है। कहाँ पैसा खर्च हो सकता है, वो दोनों चीजों पे उसको ध्यान देना है। द किंग शुड नेवर ट्राई टू डिस्ट्रॉय द वेल्थ ऑफ अदर्स। किसी की वेल्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। ही शुड एंश्योर दैट वन गेट्स वॉट एवर इज ड्यू टू हिम। समझे। यानी किसको
कोई भी पैसा अगर राजा की तरफ से मिलना चाहिए वो उसको मिलता है, उसके बारे में गारंटी उसको करनी है, समझे। फिर द किंग शुड रिमेन वेलर, वेलर यानी ब्रेव, बहादुर, उसको बहादुर बनना चाहिए। ट्रूथफुलनेस मतलब उसको सच्चाई का दामन थाम के रखना है। एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति रखनी है। एंड्योरेंस का मतलब सहन शक्ति। इन हिज बिहेवियर, बीइंग सो द किंग विल नेवर पेरिश, पेरिश यानी नाश नहीं होगा उसका कभी भी। राजा राजा की तरह हमेशा रहेगा, कोई उसके ऊपर हावी नहीं होगा, और दूसरी बात ऊपर वाले का भी उसके ऊपर चार हाथ रहेंगे, ऐसे समझे। ये पूरा मैंने बोला ना, धर्म के भी इसके ऊपर पूरा बनाया गया था। यह राजा को ऐसा ही माना जाता कि ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, वो खुदा का एक रिप्रेजेंटेटिव है जो यहाँ पे काम करता है। देखो अपने खिलाफत क्या थी, खलीफा क्या थे, एग्जैक्टली सेम। तुम कोई भी रिलीजन में देख लो, कोई जगह पे ऐसा नहीं। रोमन एम्पायर में क्या देखते थे, रोमन एम्पायर में एग्जैक्टली वही देखा जाता था। तुम कोई भी जगह पे बात करो, कोई भी धर्म के अंदर बात करो, राजा को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। कोई भी सिविलाइजेशन की बात करो, वहां पे कोई भी जगह पे वो डेवलप हुआ हो, सेम माना जाता है। इवन चाइना के अंदर भी वो लोग वैसा ही मानते थे कि राजा जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव है खुदा का, समझे। यानी जो गॉड ऑलमाइटी है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, राजा है, ऐसा माना जाता है। तो राजा राजा तब तक रहेगा जब तक वो तीन चीजों में बिलीव करेगा। सबसे पहले बताया गया वो वेलर यानी ब्रेव, बहादुर होगा। दूसरा ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई हमेशा पकड़ के चलेगा। और तीसरा वो एंड्योरेंस यानी सहनशील होगा। ये तीन जगह, तीन चीजें उसने अचीव कर ली तो राजा कभी भी पेरिश यानी खत्म नहीं होगा, राइट। महाभारत एम्पेथेटिकली, एम्पेथेटिकली यानी हम भारपूर्वक के भाई, भारपूर्वक पॉइंट्स आउट दैट द किंग शुड नेवर सीज मनी, सीज यानी जब्त कर लेना, फ्रॉम विकेट पीपल एज पनिशमेंट, यानी जो खराब लोग है, विकेट पीपल यानी खराब लोग, खराब लोगों के पैसे को कभी मत छीनो। ही शुड डिस्ट्रीब्यूट मनी अमॉन्ग्स पीपल एज व्हेन द नीड बी, लेकिन उसको जब जरूरत लगे तब लोगों के बीच में पैसे बांटने चाहिए। This whole system of taxation in Mahabharata receives its logical foundation in the motive of the author when he announces that the continuing duty and obligation of the kings on his earth is to ensure the happiness of the citizen in his life। यानी उसकी ऑब्लिगेशन यानी धर्म है, ये उसकी फर्ज बनती है। किस बात की फर्ज बनती है राजा की, कि इस जमीन के ऊपर हमेशा खुशहाली रहे और सिटीजन हमेशा खुश रहे अपनी जिंदगी के अंदर। द किंग शुड इम्बाइब, इम्बाइब यानी ड्रिंक टू डाइजेस्ट द इटरनल वैल्यूज। इम्बाइब का मतलब उसके उसने घोल के पी लिया है, कौन सी चीजों को, इटरनल वैल्यूज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ट्रूथ एंड सिंप्लिसिटी, के सच्चाई का साथ देंगे। और दूसरा सिंप्लिसिटी ऑफ बिहेवियर, और हमेशा हम कैसे, राजा खुद भी सिंपल रहेगा इन दर पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर, दोनों में, अपनी पर्सनालिटी के वक्त भी और अपने कैरेक्टर यानी अपनी जो बिहेवियर है उसके अंदर भी वो वैसा ही रहेगा। अब इजीली एक्सेप्टेबल टैक्स सिस्टम नेक्स्ट देखें। द किंग मस्ट मस्ट मेक अरेंजमेंट फॉर योगक्षेमा, योगक्षेमा का मतलब सबका भला, इसको योगक्षेम बोले, योगक्षेम वहामी हम। बराबर। ये एल आई सी है ना, एल आई सी, उसके अंदर भी ऐसा लिखा है, उसका स्लोगन है, एल आई सी का स्लोगन है योगक्षेमम वहामी हम। देखो, ऑफ द पॉपुलेस, पब्लिक, बाय वे ऑफ एबेंडनिंग, एबेंडनिंग यानी छोड़ देना, एनी केयरलेसनेस एंड बाय गवर्निंग द स्टेट इन लाइन विद धर्म, यानी धर्म के मुताबिक वो राज्य चलाएगा। और वो अपनी केयरलेसनेस मतलब ध्यान ना देना, उसी अपनी फितरत को वो हमेशा के लिए अबेंडन यानी छोड़ देगा। त्याग करो यानी अबेंडन के भाई। इजी वर्ड लिखना हो तो सेक्रीफाइसिंग या लीविंग, LEAVING, लीविंग LEAVING सबसे इजी वर्ड। along with collecting taxes which are in consonance with the dharma, consonance मतलब एग्रीमेंट, अगर ना याद रहे तो सिंपल एग्रीमेंट यानी उसके साथ तालमेल मिलके चले वैसे होने चाहिए, कॉन्सोनेंस एग्रीमेंट, यानी टैक्स कलेक्ट धर्म के हिसाब से करना है।
धर्म इज एसेंशियली फार अवे फ्रॉम रिलीजन, मैं आगे भी बता चुका कि ये जिस रिलीजन को तुम समझते हो वो यहाँ का धर्म नहीं है। सो नो वन शुड अंडरस्टैंड दैट द टैक्सेस हैव टू बी लेविड एंड कलेक्टेड एज पर द रिलीजियस कमांड। यानी ऐसा कोई रिलीजन में नहीं लिखा है कि ऐसा टैक्स कलेक्ट करना चाहिए या वैसा टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। मतलब जो टैक्स आपको पे करना है वो आपको भगवान ने नहीं बोला है, वो राजा बोल रहा है। समझ रहे? राज को चलाने के लिए। द किंग हु एनगल्फ्ड इन ग्रीड, एनगल्फ्ड यानी रच्चियो पच्चियो रे कहिए ना आपने। एनगल्फ्ड मतलब यानी कवर्ड, कवर्ड लिख दो इजी। इन ग्रीड यानी लालच, एंड एंडियरमेंट, तारीफ ऑफ मनी। एंडियरमेंट तारीफ ऑफ मनी, तारीफ बोलेंगे, पैसे की तारीफ करना खाली। ऑफ मनी पुट्स टू ट्रबल हिज सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स बाय वे ऑफ कलेक्टिंग मोर एंड मोर मनी थ्रू फोर्सिबल टैक्सेशन। मतलब पैसे के पीछे भागने वाला, मैं तो एंडियरमेंट का मतलब ऐसा बोलूं कि जो पैसे के पीछे भागने वाला हो ना, बस खाली पैसा कलेक्ट करना जानता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कलेक्ट करेगा। कैसे? फोर्सिबल टैक्सेशन, जबरदस्ती से। इज एसेंशियली ऑन अ पार्ट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वो अपने आप को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। हाँ लेता हूँ। हाँ लेता हूँ। हाँ लेता हूँ, लेता हूँ। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी वो अपने आप को खत्म कर देगा। समझे? शुड द किंग वांट टू एंजॉय हिज अथॉरिटी एंड विश टू इंक्रीज एनर्मसली, एनर्मसली यानी लार्जली, लार्जली यूजली भी लिख सकते हो, हिज ट्रेजरी, यानी वो अगर अपना खजाना बढ़ाना चाहता है, अपनी अथॉरिटी को यानी अपने राज को, अपने कमांड को एंजॉय करना चाहता है, ही शुड ऑलवेज टेक रीजनेबल मनी फ्रॉम द सब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड प्रोटेक्ट द स्टेट बाय फेयर मीन्स। राजा को क्या करना चाहिए? टैक्स तो कलेक्ट करे, लेकिन फेयर मीन्स से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। और दूसरा, वो क्या करेगा? स्टेट को प्रोटेक्ट भी करेगा, टैक्स कलेक्ट भी करेगा और स्टेट को प्रोटेक्ट भी करेगा। अब यहाँ पे ये जो आपने देखा, तो इसमें पहली बात तो योगक्षेम याद रखना, ये महाभारत का। और वो भी किसका? पॉपुलेशन, यानी अपनी पॉपुलेशन का सब कुछ भला हो वैसा सोचना, केयरलेसनेस छोड़ देना, और धर्म के साथ में मिलके काम करना, ये बताया गया है। लेकिन यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। साथ में अगर कोई राजा लालच करेगा और पैसे के पीछे भागेगा और फोर्सिबली टैक्सेशन करेगा, तो वो राजा अपने ही कबर खोदेगा, ऐसा बताया गया। और रीजनेबल मनी कलेक्ट करना उसके लिए बताया गया। ये पैराग्राफ ये था। अब देखो, सेंसिबल, सेंसिटिव एंड लिबरल टैक्सेशन। लिबरल यानी मुक्त, आसान बोले ना, इजी टैक्सेशन। और सेंसिटिव यानी मतलब क्या? कि लागनी थी सबर जीने के बाद, तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले की कंडीशन देख के उसके ऊपर टैक्स लगाओ। It has been definitely accepted and recognized that the fundamental objective of state formation is the fearless coexistence of citizens in a secure environment. क्या? fearless, वो वर्ड मैंने पहली लाइन में लिखा था कि फियर नहीं होना चाहिए, टैक्स का डर नहीं होना चाहिए, तो डर, भय मुक्त टैक्सेशन, એ તે વખતનો मतलब હતો। ऑफ फेथ, फेथ यानी भरोसा रहना चाहिए, बिलीफ एंड ट्रस्ट इन द ऑथोरिटी ऑफ स्टेट, thereby resulting in respect and regard towards it, which results in giving legality to the functioning of the state, as well as its regulating power and capacity to protect। ध्यान दे, वन वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं। पहले लीगालिटी मतलब कानूनी होना चाहिए टैक्स जो भी हो, और स्टेट के फंक्शन को ध्यान में रख के, मतलब स्टेट राज्य चलना चाहिए, और साथ में उसके रेगुलेटिंग पावर और कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट, यानी मतलब वो कंट्रोल भी कर, राजा कंट्रोल तो करेगा ना प्रजा को, और दूसरा वो प्रोटेक्ट भी करेगा उनको, किसी भी बाहर के आक्रमण से उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी राजा का है। तो इतना टैक्स लगाना उसके लिए जायज है। द महाभारत प्रोक्लेम्स, प्रोक्लेम्स यानी स्टेट्स, STATES, स्टेट्स यानी बोलना, बताना।
द बेस्ट अमंग किंग्स इज वन हु हैज ensured that his subjects live and roam. रोम यानी घूमना फिरना, उसको रोम बोला जाता है। ROAM। मूव फ्रीली लिखना होने तो भी चलेगा। रोम ना याद रहे तो MOVE। मूव। मूव अराउंड फ्रीली, fearlessly and confidently throughout the state, just like children live freely without any fear in the house of their father। जिस तरह से अपने बाप के सामने बच्चे डर के बिना घूम सकते हैं, वैसे ही राजा के सामने उसकी प्रजा डर के बिना घूम सकती हो, वैसी होनी चाहिए। द किंग हैज टू इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ, इंस्टिल यानी डेवलप, अ फीलिंग ऑफ फियरलेसनेस अमॉन्ग हिज सब्जेक्ट्स बाय फादरली बिहेवियर। वो अपनी प्रजा के फादर की तरह से काम करेगा। द ऑथर ऑफ महाभारत क्लियरली इंसिस्ट, बाहर आपको के भाई इंसिस्ट એટલે insist that taxation should necessarily avoid any coercive elements। coercive का मतलब बड़जबड़ी, फोर्सफुल। मैं जो गुजराती में बोलता हूँ ना, उससे ज्यादा बेटर तुम्हारे लिए ये है कि उसको जो इंग्लिश में बोलता हूँ ना वो लिखो, क्योंकि एग्जाम में गुजराती नहीं लिखना है, एग्जाम में इंग्लिश लिखना है। तो इजी वर्ड जो बताऊँ ने वो तुम लिखोगे तो बहुत ही नियरेस्ट वर्ड में बता रहा हूँ तुमको, बराबर ना। एनी कोर्सिव एलिमेंट्स एंड ऑल्सो वॉन्ट्स, वॉन्ट्स यानी किसी को धमकाना बोलते हैं ना, ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट बीइंग एक्सप्लोइटेटिव इन नेचर। कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट, परिणाम, यानी उसके परिणाम भी बताए गए कि अगर तुमने गलत तरीके से टैक्स को कलेक्ट किया, किसी को डरा के धमका के अगर टैक्स को कलेक्ट कलेक्ट किया तो उसका परिणाम क्या आएगा वो भी बताया गया है। इट बीइंग एक्सप्लोइटेटिव इन नेचर, एक्सप्लोइटेटिव यानी शोषण करू। આ એક ગુજરાતી માં જ લખાય કેમ કે એક્સપ્લોટેટિવ એ લાસ્ટ વર્ડ છે જે લખી શકાય, એને સિવાય બીજો કોઈ વર્ડ આપણે લખી શકતા નથી। ઇટ હેઝ બીન પ્રોક્લેમ ધેટ, ઓ યુધિષ્ઠિર, પ્રોક્લેમ यानी એને સંબોધન કરેલું છે કહેવાય। ओ युधिष्ठिर, द किंग शुड लेवी लाइट एंड हेवी टैक्सेस ऑन पीपल इन व्यू ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। यानी उनकी सोसाइटी में क्या कंडीशन है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो ध्यान रखना है। द किंग शुड कलेक्ट ओनली एन अमाउंट ऑफ टैक्सेस which does not lead the subject into trouble or sorrow or torment। torment यानी परेशानी। राजा ऐसा टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा जो उसके लिए सही ना हो, उसके लिए गलत हो, वैसा टैक्स राजा कभी भी कलेक्ट नहीं करेगा। Right? The whole formulation of taxation should be based on the job profile and the interest of the citizen। यानी टैक्सेशन तुम क्या काम करते हो, जॉब प्रोफाइल यानी क्या काम करते हो, और उस काम के अंदर कितना पैसा तुमको मिलता है उसके बेस के ऊपर टैक्सेशन होता है। द किंग शुड डिसाइड द लेविंग, लेविंग यानी चार्जिंग एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस आफ्टर टेकिंग ड्यू केयर ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स इन कॉमर्स, एग्रीकल्चर एटसेट्रा, एंड आफ्टर गॉजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। गॉजिंग यानी असेसिंग लिख सकते हो। असेसिंग, एक मिनट तुमको वो वर्ड भी जरा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, होल्ड ऑन। जजिंग लिखो, जजिंग, आफ्टर जजिंग the interest of the state as well as people involved in productive industries, money making and other works। तो बाकी सारे काम को ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट जो है ना लोगों के, स्टेट के और पीपल के, उसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। इंडस्ट्रीज, प्रोडक्टिव इंडस्ट्री, मनी मेकिंग, पैसा बनाना, वो भी सब आ गया उसके अंदर। द किंग मस्ट ऑल्सो बिकम लाइक द गार्डनर। सुनो, एक गार्डन एक माली की तरह से होना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट द गार्डन ऑफ द स्टेट बाय पुटिंग इन ऑल योर ऑल एफर्ट्स एंड रिसीव टैक्सेस फ्रॉम द प्रोटेक्टेड पॉपुलेस। पॉपुलेस यानी पॉपुलेशन, पीपल लिख सकते हो इसकी जगह पे। एज फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कमिंग नेचुरली टू यू, यानी फ्लावर को तोड़ने के बाद भी प्लांट बचा रहता है।
फल को तोड़ने के बाद भी वो झाड़ बचा रहता है, उस तरह से काम करना है। ऐसा नहीं कि पेड़ काट देना है पूरा। समझे? टैक्सेशन ऐसे होना चाहिए कि अपने फूल और फल जिस तरह से प्लांट से निकालते हैं वैसा। होल्ड ऑन। अब यू शुड नॉट डिस्ट्रॉय द स्टेट, क्या लिखा है? युधिष्ठिर को यह बताया गया कि तुमको स्टेट यानी राज्य को खत्म नहीं कर देना है। एंड द सब्जेक्ट्स बाय बार्बेरिक एंड ब्रूटल, क्रूर કહેવાય બાર્બરિક અને બ્રુટલ એટલે ક્રૂર, ક્રુઅલ, CRUEL, ક્રુઅલ એન્ડ બ્રુટલ ટેક્સેશન લાઈક અ કોલ મેકર, કોલસો બનાવનાર શું કરે? જે વખતે લાકડું ये आपने आगे भी देखा था, लकड़ी को कोयले में कन्वर्ट करेगा ना जब वो, तो पहले कोलसे को जला, लकड़ी को जलाएगा, इसके लिए उसको झाड़ काटना पड़ेगा। बराबर, उसको जलाना पड़ेगा, जब वो आधा जल जाएगा तब उसका कोयला बनता है। तो इसका मतलब वो उसको पूरा ट्री को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कोल मेकर की तरह यानी कोयले बनाने वाले की तरह उसको टैक्सेशन नहीं लगाना है। उसको फ्रूट्स एंड फल, जो फल फूल जैसे निकाले जाते हैं ना, वैसे ही गार्डन की तरह से उसको काम करना है। Thus, this way, king can enjoy authority in the state for longer period by engaging yourself in the enrichment of the lives of the citizen. Enrichment यानी लाइफ को और ज्यादा बेटर बनाना। enrichment यानी the king who engulfed in greed and endearment, वो वापिस आया, रिपीट हो रहा है ये, इसको कैंसिल कर देना। अब इकोनॉमिक बेसिस ऑफ टैक्सेशन वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब ये रेवेन्यू कलेक्शन अर्थशास्त्र में सेकेंड यूनिट में जाइए। इसके बाद अब ये कौटिल्य इज कंसिडर्ड, ये एमसीक्यू फर्स्ट लाइन तुम्हारे लिए। कौटिल्य इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट इंडिया इज एवर प्रोड्यूस्ड, यानी इंडिया के अंदर जितने भी दूसरे साइंटिस्ट हुए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट नाम है वो किसका है? अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र लिखने वाले कौटिल्य का। He is generally looked at with great respect for his excellent work of statecraft, यानी राज कैसे चलाना चाहिए उसके लिए, एंड पॉलिटिकल विजडम। पॉलिटिकल विजडम का मतलब किस तरह से राजनीति चलानी चाहिए। एंड एंटाइटल्ड एज अर्थशास्त्र, उसको अर्थशास्त्र के नाम से अपने जानते हैं। यानी उसने पॉलिटिक्स को समझाते समझाते अर्थशास्त्र समझाया है। उसका मकसद क्या था? राजा को राज कैसे करना चाहिए उसको समझाने के बीच में उसने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को समझाया है। द अर्थशास्त्र गिव्स वेरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑन द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एंड द कंडक्ट ऑफ वॉर। तीन चीजें बता रहा हूँ, देखो तीनों के मतलब समझो। पहले लिखा है कंट्रोल ऑफ द स्टेट, राजा किस तरह से कंट्रोल रखेगा अपनी प्रजा के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, पूरे कंट्री के अंदर पूरा जो जहां तक उसकी सत्ता फैली थी वहां तक वो इकोनॉमी कैसे चलाएगा। और कंडक्ट ऑफ वॉर, लड़ाई किसके साथ कैसे की जाएगी। एंड इट इज अ मोस्ट प्रीशियस सोर्स बुक फॉर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन लाइफ, यानी इससे ये पता चलता है कि उस जमाने में जिंदगी कैसी थी, उस जमाने के लोग कैसे जिंदा रहे, किस तरह से उन्होंने अपने समाज को बनाया था, कैसे उन्होंने टाउन प्लानिंग किया था। ये सब बातें आपको इसी अर्थशास्त्र के अंदर से मिलती है। द अर्थशास्त्र इज मोर अ मैनुअल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर देन अ थियोरेटिकल वर्क ऑन पॉलिटी डिस्कसिंग द फिलोसॉफी एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस। अब इसका मतलब समझे। ये एक मैनुअल की तरह से, मैनुअल का मतलब जब भी अपने कोई नई चीज खरीदते हैं ना उसका मैनुअल आता है कि ये चीज को चलानी कैसी चाहिए। तो इसी तरह से राज को चलाना कैसे चाहिए उसकी एडवाइस उसने दी है। राइट? तो ये कोई थियरी वर्क नहीं है, ये सीधी एडवाइस जो अगर तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो इसका रिजल्ट भी तुमको मिलने लगेगा। तो ये थियोरिटिकल वर्क नहीं है। तो इसने सिर्फ फिलोसफी को डिस्कस नहीं किया है, या एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजपाट चलाने के लिए जो फंडामेंटल यानी पायाना सिद्धांतों की जरूरत पड़े
उसके बारे में बात नहीं की है। उसने तो सीधा सीधा ये बताया कि राजा को राज कैसे करना चाहिए। टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन कंप्राइज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो टैक्स और रेवेन्यू जरूरी है। राजा जब तक टैक्स नहीं लगाएगा तब तक उसके पास प्रजा को अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का रेवेन्यू यानी आवक आएगी कहाँ से। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ टैक्सेस अल्टीमेटली प्रोवाइडिंग फॉर रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द स्टेट मशीनरी आर द बेसिस ऑफ स्टेट फंक्शनिंग। मेन जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो टैक्स का होता है, वो क्या होता है, वो पूरी स्टेट की मशीनरी को चलाता है। मशीनरी का मतलब पूरी सिस्टम को चलाता है। राइट। द प्लान्स, याद रखो, जैसा जैसा स्टेट जैसे उसके कामकाज उसी तरह से टैक्स भी होगा। अगर प्रॉस्परस स्टेट होगा यानी बहुत ज्यादा पैसे वाला स्टेट होगा तो इसका मतलब वहां पे टैक्स भी ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन अगर जहाँ पे दिख रहा है राजा को कि प्रजा के पास है जितनी गरीबी है तो वो टैक्स कैसे चार्ज कर पाएगा। The plans of societal development and the overall progress of the state could be materialized only when the condition of public finance is beneficial to the state efforts in this direction। यानी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जो भी प्लान बनाए जाते हैं या पूरे राज्य का जो भी डेवलपमेंट करना है या उसका प्रोग्रेस करना है, वो तब तक मटेरियलाइज मतलब हम उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे जब तक हम पब्लिक फाइनेंस को उस डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे जिस डायरेक्शन से आपको लोगों तक बेनिफिट पहुंचाने का जरिया मिलता हो। ऑब्वियसली द ट्रेजरी, जिसको कोष बोला जाता है, कोषाध्यक्ष अभी भी नाम दिया जाता है। कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर जिसको बोला जाता है, खजांची। ट्रेजरी हैड बीन गिवन मच इंपोर्टेंस अमॉन्ग द सेवन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द स्टेट। ये सात याद रखना है क्योंकि ये सेवन है ना, आपके एमसीक्यू में पूछेंगे। सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसको अपने प्रकृतिस बोलते हैं। Ancient Indian political thinking has always considered the issue of public finance to be of prime importance, and this is why Arthashastra of Kautilya provides a detailed description of the ways and means of creating an abundant treasury, which is the inseparable part of seven organs of the machinery, जिसको सप्तंग बोला जाता है। सात अंग यानी सप्त अंग, सेवन ऑर्गन यानी सात अंग, इसके ऊपर से सप्तंग वर्ड आया। तो इसने क्या बताया कि जितना ज्यादा कोष यानी खजाना ज्यादा होगा ना उतना लोगों के लिए भले के लिए ज्यादा अच्छा काम किया जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के पास से लूटपाट करके अपने खजाना बढ़ाएंगे। तो उसके लिए तरीका उसने बताया। कौटिल्य डिस्कस इज द मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे, अलॉन्ग विद डिस्क्राइबिंग द मोड्स ऑफ टैक्सेशन। डिस्क्राइब क्या किया उसने, टैक्सेशन कैसे होगा, एंड with specification of levying normal and additional taxes in different conditions। तो हर तरह की नॉर्मल कंडीशन यानी नॉर्मल यानी अभी जो चल रहा है वो नॉर्मल कंडीशन, लेकिन जब अगर बारिश अच्छी हुई हो, व्यापार धंधे ज्यादा अच्छे हो, या तो वॉर डिक्लेयर हो गई किसी के साथ में, तो अगर खजाना बढ़ाना हो एडिशनल टैक्स कैसे लगाएंगे उसके ऊपर। एंड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिटीजनरी। इन द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ अर्थशास्त्र कौटिल्य न्यूमरेट्स the heads of the department of the state and prescribes the rules and regulation on their activities, functions and duties। तो देखो ये सबसे बड़ा चैप्टर इसी के अंदर था। उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। ये डिपार्टमेंट के नाम देखो, ये दो पूछे गए थे लास्ट से, नीचे पेपर है लास्ट में, तुम देखोगे उसके अंदर है। सन्निधात्री यानी डायरेक्टर ऑफ स्टोर्स। सन्निधात्री को क्या बोलेंगे, डायरेक्टर ऑफ स्टोर्स। इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी, वेयर हाउस, मैगजीन, स्टोर for forest produce, armory, and peculiarly enough, he had to provide himself with a prison house, possibly because he employed convict labor। समझे। वो क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, अगर कोई भी जगह पे काम कराए ने तो जो काम कराते थे वो लोग कौन होते थे, जो जेल में बंद है ने, उन्हीं लोगों के पास से काम करवाते थे ये लोग। बराबर। तो ये ट्रेजरी भी है। ट्रेजरी यानी मतलब खजाना संभालने वाला। आर्मरी मतलब जो जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं ने, वो जगह को संभालने वाला। उन सबका ये सबसे ऊपर यानी टॉप पे ये है। फिर समाहर्त्री यानी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इन चार्ज ऑफ द फोर्ट, फोर्ट यानी किले को पूरा संभालने वाला। कंट्री
माइंस, माइंस यानी जो खान को संभालने वाला, इरिगेशन वर्क सिंचाई की सुविधा को, फॉरेस्ट, हर्ड्स एंड ट्रेड रूट्स यानी जानवर भी आ गए उसके अंदर, और ट्रेड रूट्स, रूट्स का मतलब जहां से पैसा आ सकता है, यानी अपने जो जैसे कि बाहर से कोई इंपोर्ट करता है तो उसका पैसा अपने चार्ज करेंगे, यहाँ से कोई एक्सपोर्ट करता है तो उसका पैसा चार्ज किया जाएगा। अक्ष पटल अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स, ये अकाउंटेंट हुआ तुम्हारा। In charge of maintaining a large variety of specified records as well as preparing revenue estimates, actual revenue receipts and maintaining it. Revenue है सबसे इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आएगा। अकाउंट्स याद रखो खाली बस। ओके। फिर कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर, ये भी याद रखे। वो कोषाध्यक्ष यानी खजाना मेंटेन करेगा, पैसे नहीं खजाना, इसका मतलब जो भी कीमती धातु है, कीमती पत्थर है, वो सब इसके हैंडलिंग में रहेंगे। और यहाँ लिखा देखो, एज वेल एज फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक सैंडल्स, एलो यानी सैंडल यानी वो सैंडल पहनने के नहीं है, सैंडल यानी सैंडलवुड, सुखड़नु लाकड़ू એને કહેવાય, ઇન્સેન્સ અત્તર, स्किन्स, वुलन्स एंड स्किन्स એટલે चमड़ा भी आ गया उसके अंदर, वुलन्स एंड वेरियस काइंड ऑफ फैब्रिक, सब चीजें जो दौलत के अंदर गिनी जाती थी वो जमाने में, सबका कोषाध्यक्ष हेड होता था। फिर आकर अध्यक्ष यानी माइंस, कार का मतलब माइन, बराबर, डायरेक्टर ऑफ माइन। फिर लोहाध्यक्ष, लो यानी लोखन यानी मेटल। लक्षण अध्यक्ष मिंट मास्टर, लक्षण यानी मतलब जो सिक्के आते थे ना वो। फिर एग्जामिनर ऑफ कॉइन्स, रूपाद रक्षक, रूपाद राशका, बराबर ने। फिर खानिया, खानी अध्यक्ष, खानी अध्यक्ष यानी माइंस, माइंस यानी खान को संभालने वाला, सुपरिंटेंडेंट है वो देखो डायरेक्टर तो अलग है, वो तो अकार अध्यक्ष है। पर ये जो माइन है ना, वो किसकी है, जेम्स एंड कौन शेल प्रोडक्ट, શેલ यानी છીપ કહેવાય ને, છીપલા આવે તે, છીપલા સમુદ્રમાંથી મળે તે। लावन अध्यक्ष सोल्ट, लावन सोल्ट। इसीलिए कोई अगर बहुत खूबसूरत दिखता हो ने, दिखता हो तो होता ही नहीं है खूबसूरत, तो लावण्य भरी युवती एम कहेवाय आपने, लावण्य भरी युवती, क्योंकि सॉल्ट के बिना इन्हें खाना अधूरा, सालों से नहीं सदियों से माना जाता है। तो इसी तरह से खूबसूरती अगर चेहरे पे ज्यादा हो ने, वो अट्रैक्शन सेंटर, खाने के अंदर अगर नमक ना हो तो कितने भी मसाले डालो कोई मतलब नहीं, मसाले भूल जाओगे चलेगा, नमक नहीं चलेगा, बराबर नहीं, ऐसा है। फिर सुवर्ण अध्यक्ष यानी गोल्ड वर्कशॉप, कोष्टागाराध्यक्ष, कोष्टागार यानी मैगजीन। फिर उसके बाद में पन्याध्यक्ष ट्रेड। फिर कुप्याध्यक्ष फॉरेस्ट, आयुध गराध्यक्ष आर्मरी, आयुध यानी आर्मरी, कुसुम आयुध એનાથી સજાવેલો, કુસુમ આયુધ, કુસુમ यानी ફૂલ, ફૂલથી સજાવેલો એને કુસુમ આયુધ કહેવાય। એટલે આયુધનો મતલબ સજાવેલો, આમાં સજાવેલોનો મતલબ શું છે, હથિયારોથી સજાવેલો માણસ। फिर पौतावाध्यक्ष वेट एंड स्टैंडर्ड्स के लिए, मान अध्यक्ष लैंड एंड टाइम मेजरमेंट। फिर शुल्क यानी ये इंपॉर्टेंट, शुल्क अध्यक्ष यानी कस्टमर टोल्स के लिए, रोड टैक्स को टोल्स बोलते हैं। एंड सूत्र अध्यक्ष यान्स सूतर यानी જે સૂતર કહેવાય ને, સૂતર કોને કહેવાય, સૂતર આપણે કોટન ક્લોથ ને કહીએ, એના ઉપરથી સૂતર અધ્યક્ષ। फिर सूरा भी है, एक्साइज कमिश्नर। फिर देखो ये सीधा अध्यक्ष भी है, ये एग्रीकल्चर का। गणिकाध्यक्ष ब्रोथेल्स यानी वेश्यागृह चलावनारा।
प्रोस्टिट्यूशन के कारोबार चलाने वाले। फिर सुनाध्यक्ष एनिमल स्लॉटर, बोलो, जानवरों की कत्ल करने वाले। फिर नौवाध्यक्ष कंट्रोलर ऑफ शिपिंग। गोध्यक्ष यानी कैटल। अश्वद, तो ये देखो अश्वद तो समझ में आ जाए, हॉर्सेस। फिर हस्त्य यानी एलिफेंट। रथ यानी कैरियट। चैरियट यानी क्या, रथ जो होते हैं ना रथ, वो जमाने में वो रथ पे लड़ने जाते थे। इसमें इतना इतना ज्यादा है ना, तेज भगा नहीं सकते रथ को। रास्ता एकदम प्लेन चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे कोई सस्पेंशन थोड़ा होता था कि जंपर जैसे कूदेंगे। तो एक तो है ना पूरा का पूरा राजा जैसे रथ पे से गिर के मर गया। और वो कौन, तूतन खामून की बात करे वो रथ पे से जा रहा था, पत्थर आया रास्ते में, नीचे गिर गया, पसली टूट गई, मर गया। छेला राजा। पाद्यदक्ष इन्फेंट्री। फिर मुद्रा, मुद्रा यानी क्या, पासपोर्ट। विविधाध्यक्ष पाश्चल्यन, पाश्चल्यन यानी जो जमीन के ऊपर गाय भैंस चढ़ते हैं ना वो। फिर नगरिका यानी सिटी सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट। अब मेरे से भी बुला नहीं जा रहा है, बस हो गया।